अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मुदस्सिर अली फिटनेस प्रो और आज हम आपके लिए नई एपिसोड लेके आए हैं। लास्ट एपिसोड में बहुत सारे लोगों ने फीडबैक दिया था कि हम कुछ सोशल इश्यूज़ के ऊपर बात करें और उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक था वो था सेल्फ़ लव। मतलब मेरे पास बहुत ज़्यादा पेशेंट्स भी आते हैं, क्लाइंट्स भी आते हैं, तो एक चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा उनके अंदर जो मैंने नोट की, जो स्पेशली ख़वातीन हैं, वो हमारे यहाँ जो ख़वातीन हैं शुरू से उनकी एक ट्रेनिंग की जाती है कि आपने दूसरों के लिए करना है। शादी होती है, शादी से पहले वो अपने फैमिली का, सिबलिंग्स का कर रही होती हैं, फिर शादी होती है, शादी के बाद वो अपने हस्बैंड को केयर कर रही होती हैं, फिर बच्चे, फिर इन लॉज के साथ साथ अपने फैमिली और अपनी सिबलिंग्स का वो ख्याल रखना पड़ता है। तो फीमेल्स हमारी सोसाइटी में एक केयर गिवर्स का रोल प्ले करती हैं एंड उनको एक हमेशा से टीचिंग दी जाती है, इंक्लूडिंग अवर मदर्स, कि भाई आपने करना है, दूसरों का करना है, दूसरों का करना है। तो मदर्स क्या करती हैं, बच्चों का नाश्ता बचा हुआ खाएंगी, आएंगी मेरे पास, दिन आप नाश्ता क्यों नहीं करती, मुझे सिर्फ बच्चों का जो है ना वही बचा हुआ खा लेती हैं। फिर एक एज गुजरती है जब 30, 40, 50 में जब वो जाती हैं मदर्स, तो होता क्या है, फिर हॉस्पिटल के चक्कर लगने शुरू हो जाते हैं। जब हॉस्पिटल के चक्कर लगने शुरू होते हैं तो फिर फाइल्स बनना शुरू होती हैं। जब फाइल्स बनना शुरू हो जाती हैं तो बच्चे उधर से जवान हो चुके होते हैं, बच्चों की शादी का टाइम हो चुका होता है, तो बच्चे अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, और पेरेंट्स हमारे यहाँ बहुत सारी बीमारियाँ लेके हॉस्पिटल जाना शुरू कर देते हैं, और फिर उनकी अपने बच्चों की पर्सनल लाइफ का टाइम होता है, और इधर से पेरेंट्स जो हैं वो स्पेशली जब वो आते हैं तो कहते हैं मुदस्सिर अब अपने बारे में या अपनी सेहत के बारे में हम ख्याल नहीं रखते। तो उसकी मेन एक वजह होती है कि सारी ज़िंदगी स्पेशली फ़ीमेल और इंक्लूडिंग पेरेंट्स और मदर और फादर भी, कि उन्होंने बच्चों का किया, फैमिली का किया, अपना ख्याल नहीं रखा। तो मेरी सबसे पहले एडवाइस ये है कि सबसे पहले यहाँ पे जब भी मैं फ़ीमेल को कहता हूँ कि अपना ख्याल पहले रखें, तो वो कहती हैं कि मुदस्सिर हम लगता है अपने बारे में मीन हो रही हैं। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि देखिए, एक नई परसेप्शन, नया अंदाज़ सोचने का वही है कि आप मीन नहीं हो रही अपने बारे में। अगर आप फैमिली की केयर का ख्याल करेंगी, लेकिन उससे पहले अपनी केयर अगर पहले करेंगी, तो अपनी फैमिली की बेहतर तरीके से परवरिश, उनकी लाइफ, उनकी हेल्थ और उनकी एक्टिविटी को मॉनिटर कर सकेंगी। लेकिन अगर आप खुद अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगी तो आप उन पे डिपेंडेंट हो जाएंगी। तो कोशिश ये करें कि सेल्फ़ केयर जो है वो सबसे पहले है। सेल्फ़ केयर तब आती है जब सेल्फ़ लव हो। ये ख्याल जब मदर के दिमाग में आता है तो उसको ये लगता है कि मैं कहीं ना अपने अंदर मीन हो रही हूँ, मैं शायद मतलबी हो रही हूँ, मैं शायद बच्चों का ख्याल करने की बजाय अपना ख्याल करूँगी तो शायद से मीन हो जाऊँगी। लेकिन मैं ऑनेस्टली आपको बताऊँ कि उन सब मदर्स को मेरा एक मैसेज है कि आप बिल्कुल मीन नहीं हो रही। आप अपना ख्याल पहले करें, अपने लिए नाश्ता बनाएं, अपने लिए उठें, अपना थोड़ा सा मी टाइम निकालें। वो मी टाइम ज़रूरी ये नहीं है कि आप बैठ के मूवीज़ देख रही हैं, आप अपने लिए अच्छे खाने का बंदोबस्त करें, लाइफस्टाइल के लिए टाइम निकालें। उससे ये होगा कि आप अपनी जब सेहत का ख्याल पहले करेंगी, आप पहले से एक्टिव, हेल्दी दिखेंगी और महसूस करेंगी, और अपने बच्चों का और फैमिली का ख्याल बेहतर तरीके से रख सकेंगी। तो इस मैसेज को थोड़ा सा आपने ज़रूर कंसिडर करना है। आज के शो में जो हमारी गेस्ट हैं वो हैं मेरी परवेज़, साइकोलॉजिस्ट हैं। उनसे हम बात करेंगे कि सेल्फ़ लव कितना ज़रूरी है और उसको किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। वेलकम बैक टू आवर सेगमेंट। आज हमारे साथ है मेरी परवेज़, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं, और मेरी से पूछेंगे, मेरी बहुत सारे टीवी चैनल्स पे भी आपने इनको देखा होगा, प्लस बहुत ज़्यादा सोशल इश्यूज़ के ऊपर भी बात करती हुई नज़र आती हैं। तो मेरी को हमने दावत दी अपने शो में। मेरी से पूछेंगे कि एज ए साइकोलॉजिस्ट हमारी सोसाइटी में एक जो एक्सेप्टेंस है और एक टैबू है कि यार अगर किसी को कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज़ है, किसी को आप सोसाइटी में कह दें ना, अपने दोस्त को, फैमिली में, कि यार अगर वो डिप्रेशन है उसको, तो हमारे यहाँ पे एक वर्ड जो डिप्रेशन का, ये बहुत बड़ा वर्ड है। एज ए साइकोलॉजिस्ट मेरी बताएगी कि डिप्रेशन का मतलब क्या है, लेकिन हम उसको बड़ा कॉमनली इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि यार मुझे डिप्रेशन है। होता कुछ भी नहीं, छोटी सी प्रॉब्लम आई तो डिप्रेशन है। तो किसी को जेन्युइन कोई मेंटल हेल्थ इशू हो तो उनको कहा जाए, कोई रिलेशनशिप इशू हो, कि यार किसी साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाओ, तो आगे से कहते हैं हम पागल लगते हैं। यू नो, ये एक बहुत बड़ा टैबू है। तो इसके बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैरी। वालेकुम कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। वेलकम, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। सो मेरी सबसे पहले जो ये क्वेश्चन है कि हमारी सोसाइटी में एक जो एक्सेप्टेंस नहीं है कि यार मैं कोई पागल हूँ, ये सबसे पहले कहा जाता है।
ये क्यों है, उसको नॉर्मलाइज कैसे किया जा सकता है और कब तक ये एक्सेप्टेंस आ जाएगी? अच्छा, ये अब अगर हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के अंदर जाएं कि वाई दिस स्टार्टेड, इट स्टार्टेड बिकॉज अर्लियर, लेट्स से इन द 19th century एंड स्पेशली टिल द एज और ईयर आइड से 1970s तक, तब तक अगर किसी को कोई जेंडर इश्यूज भी होते थे तो हम उसको मेंटल असाइलम में डाल देते थे, एंड दैट इज़ नॉट समथिंग दैट वाज हैपनिंग इन द सब कॉन्टिनेंट बट अब्रॉड। वेस्ट के अंदर भी इतनी ज़्यादा लैक ऑफ अवेयरनेस थी रिगार्डिंग मेंटल इलनेस, उनको नहीं पता थी ये चीज़ें। एनीवे, तो ये चीज़ जो है वो वहाँ से स्टेम करती है। हम जब एक साइकोलॉजिस्ट की बात करते हैं, चाहे वो क्लिनिकल है, काउंसलिंग है, अब ये भी लोगों को नहीं पता होता कि किस सब फील्ड के अंदर कौन सा साइकोलॉजिस्ट क्या काम कर रहा है। बिल्कुल उनको लगता है कि जैसे मे बी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो स्पेशलिस्ट है हर चीज़ के अंदर, और हालांकि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है दे आर सपोज टू डील विद क्लिनिकल पेशेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल ज़्यादा सिवियर प्रॉब्लम्स जिनको आप कह लें कि स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, सिवियर डिप्रेशन, सिवियर एंजाइटी, हर जो बीमारी है, हर जो प्रॉब्लम है, उसकी इंटेंसिटी के हिसाब से, उसकी नेचर के हिसाब से, वो इंसान कितने अरसे से उसके अंदर है, जिसको हम क्रॉनिक डिजीज़ कहते हैं। अगर डिप्रेशन कोई ऐसी चीज़ है जो कि सिचुएशनल है, फॉर एग्जांपल यू हैड अ ब्रेकअप, सो यू आर नाउ डिप्रेस्ड, यू आर गोइंग थ्रू लो मूड्स, आपका खाने पीने का दिल नहीं चाह रहा, आपकी स्लीप डिस्टर्ब्ड है, हो सकता है फॉर 30, 40, 50 डेज यू विल बी लो। लोग कह रहे हैं कि तुम्हें क्या हो गया, और बंदा या लड़की कह रही मैं ठीक हूँ, लेकिन उसकी बॉडी बता रही है, पेरेंट्स बता रही है कि आई एम डिप्रेस्ड। अब नाउ दिस इज सिचुएशनल डिप्रेशन। सिचुएशनल डिप्रेशन ऐसी चीज़ है जिससे पहली बात तो खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है। नाउ रेडली अवेलेबल हैं आपके पास साइकोलॉजिस्ट एंड पीपल हु नाउ कॉल देमसेल्व्स थेरेपिस्ट एज वेल। और पहले आपको जस्ट टू एड ऑन टू व्हाट यू वर सेइंग, आई हैव एक्सपीरियंस्ड दैट pre-COVID period के अंदर mental health was not as talked about as it started to become a thing during COVID and now after it. जितने ज़्यादा TV चैनल्स के ऊपर, जितने ज़्यादा TV शोज़ के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर जितने ज़्यादा मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स अपीयर हुए हैं, इससे पहले तक मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हुए ऐसे। या सो ये टैबू जो है, दिस इज़ गोइंग टू इवेंचुअली फेड ऑफ, बट आई डोंट सी दैट गोइंग ऑफ कम्प्लीटली इन द नेक्स्ट 5 to 10 years. इवन द मोस्ट एजुकेटेड ऑफ पीपल, वो जब हमारे पास आते हैं, they will tell us that how they don't want anybody else to know. Why? Because they think कि अगर किसी और, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आने में, लेकिन अगर किसी को पता चला तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे. So because of that fear of judgment from people, और उसके अंदर उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम as a society जो है ना, वो as a society we are the judgmental kind, right? Okay, तो मेरी when it comes to relationship, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो होते हैं वो गो थ्रू करते हैं ब्रेकअप से, प्रॉब्लम से, स्पेशली मैरिड कपल्स. सो कौन से केसेस आजकल आपके पास ज़्यादा अपीयर होते हैं सोसाइटी में, क्या इश्यूज चल रहे हैं, आई वांट यू टू टॉक अबाउट. और व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, तो एक हेल्दी रिलेशनशिप को बिल्ड कैसे किया जा सकता है. एंड आई फील लाइक बहुत सारी लड़कियाँ जो है या लड़के इमोशनल डिसीजन लेते हैं, लेकिन एक रैशनल डिसीजन नहीं होता. सो इसको ज़रा देसी लैंग्वेज के अंदर, ईजी भाषा के अंदर मैं चाह रहा हूँ आप समझें. अच्छा, ज़्यादातर जो इश्यूज़ हम देखते हैं, अगर मैं लिस्ट डाउन भी करूँ, तो नंबर 1 इज़ रिलेशनशिप इश्यूज़, नंबर 2 फैमिली, टॉक्सिक फैमिली एनवायरनमेंट. ठीक है, बहुत, हाँ, ये 2 प्राइमरी इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से फिर बाकी चीज़ें स्टेम आउट कर रहे होते हैं. वर्क प्लेस के ऊपर कोई प्रेशर है, फाइनेंशियल प्रेशर्स हैं, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो कि ज़रूर आपकी ज़िंदगी को इम्पैक्ट करते हैं. बट ये जो आपका इमीडिएट रिलेशनशिप है विद योर पार्टनर, विद योर पेरेंट्स, विद योर सिबलिंग्स, ये वो चीज़ें हैं जो हमें अफेक्ट कर रही होती हैं. हमारा जो डिलेमा है ना, वो ये है कि हम एक कलेक्टिविस्ट सोसाइटी हैं. हम रहना भी साथ में चाहते हैं, वी वांट टू टेक प्राइड इन दैट, बट हम साथ रह भी नहीं सक रहे अब, क्योंकि नाउ अब हमारे और हमारे पेरेंट्स के दरमियान में सिर्फ एक जनरेशनल गैप नहीं है, एक टेक्नोलॉजिकल गैप भी आ गया. नाउ द किड्स, वो आपसे ज़्यादा आज वो फ़ोन और इंटरनेट से सीखता है, और वो आपको फूल बना रहा होता है. ठीक है, तो पेरेंट्स क्या करें, लाइक वो पेरेंट्स जो इतना बड़ा गैप आया और बच्चों को पता चल चुका हुआ है बहुत सारी चीज़ें, पेरेंट्स को नहीं पता. कि अब पेरेंट्स एजुकेट हों, टेक्नोलॉजी से अवेयर अपने आप को करें, या इस सिलसिले को कैसे लेके चलें. आई थिंक यू आंसर्ड इट कम्प्लीटली करेक्टली कि पेरेंट्स एक चीज़ जो ग्रो कर रही है ना, अगर आप उसको पुल बैक करेंगे तो आप अपने आप को भी तंग करेंगे और उसको भी. यस, बिल्कुल.
इसका सबसे बेहतरीन हल यही है कि एक चीज़ जो ग्रो करिए आप उसके साथ ग्रो करें। बिल्कुल। अब इसका मतलब ये नहीं है इफ़ यू फॉर एग्जांपल मॉडर्न होने में और वेस्टर्न होने में देयर इज अ डिफरेंस। Yes, true. Westernization is, you know, wearing certain kinds of clothes, thinking a certain way, that's westernization. Modernization is when you allow yourself the room to grow. आपको पता है कि टेक्नोलॉजी अगर इंक्रीज़ कर रही है या बेहतर हो रही है तो मैं क्यों अपनी ईगो को या अपनी उस कल्चरल सेटअप को लेकर मैं कहूँ कि नहीं नहीं बिकॉज मैंने ऐसे नहीं किया अपने बचपन में या मेरे पेरेंट्स ने मुझे अलाउ नहीं किया तो इसलिए मैं अपने बच्चों को भी नहीं करूँगा। देयर हैज़ टू बी अ डिफरेंस और इसके लिए ज़रूरी है कि पेरेंट्स साथ में ग्रो करें। द वे लाइक आई विल गिव अ पर्सनल एग्जांपल हियर। 10 years ago, I could not imagine that my dad would be so okay with me going places and not knowing where I'm going. And today, because पहली बात obviously the child also has to gain that trust कि मैं घर पे trophies लाती जा रही हूँ, ठीक है? And second, the parent has to give that child a little leverage कि उसको थोड़ा सा तैरने दें और देखिए वो कहाँ तक जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो उसको जब आप मौका देंगे मिस्टेक करने का, गिरने का, तो फिर ही वो वापस आएगा। पेरेंटिंग जो आपने कोलेक्टिविस्ट कल्चर हमारा बताया तो क्योंकि हम एक कोलेक्टिविस्ट कल्चर के अंदर रहते हैं तो इसके ऊपर हम बात करेंगे कि इंडिविजुअल कल्चर और कोलेक्टिविस्ट दोनों में व्हाट डू यू थिंक, क्योंकि हम उस तरफ मूव कर रहे हैं इंडिविजुअल की तरफ तो हमारी सोसाइटी के अंदर वो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं क्योंकि हम जॉइंट फैमिली के अंदर बने ही ऐसे हैं। सो व्हाट डू यू थिंक कि कौन सा मिक्स बेहतर है या इंडिविजुअल एज ए सिंगल फैमिली पेरेंटिंग में जाना बेहतर है? कौन सा इन दोनों में बेहतर? अच्छा, इट डिपेंड्स ऑन द फैमिली इन इटसेल्फ। अगर आपके फॉर एग्जांपल मतलब हर फैमिली विल हैव इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हम ये नहीं कह सकते कि सबको ही एक न्यूक्लियर फैमिली सेटअप में चले जाना चाहिए जिसमें सिर्फ माँ बाप और बच्चा और कोई जॉइंट फैमिली नहीं है, और हम ये भी नहीं कह सकते कि सबको जॉइंट फैमिली करनी चाहिए। दोनों ही सिचुएशंस के प्रोज एंड कॉन्स हैं एंड नाउ इट डिपेंड्स ऑन अ पर्सन एज वेल। हो सकता है आई एम द काइंड ऑफ पर्सन जो डिपेंड करना चाहता है कि मेरा दादा हो, मेरी दादी हो, मैं जब घर आऊँ मेरे बच्चों का वो ख्याल रख रहे हो अगर मैं नहीं भी हूँ तो। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, उनका नेचर ऑफ वर्क ऐसा है कि शायद वो काम पर होने की वजह से वो अपने घर के बुजुर्गों का ख्याल नहीं रख सकते। तो हर किसी की अपनी मजबूरियाँ हैं और अपनी सिचुएशंस हैं, तो वी कांट अप्लाई वन थिंग ऑन एवरीबडी, लेकिन हम करते हैं। और डू वी हैव अ टूल टू अंडरस्टैंड कि यार विच वन, क्योंकि मेरे पास दोनों सोसाइटीज़ के लोग आते हैं जो सिंगल पेरेंटिंग न्यूक्लियर में रह रहे होते हैं, उनके अपने मसले और फ़ायदे भी हैं, जो एक कंबाइन के अंदर रह रहे हैं उनके अपने मसले और फ़ायदे भी हैं। व्हाट डू यू थिंक कि अगर एक बच्चों की शादियां जब पेरेंट्स करते हैं तो उनको कोई पहले ही सेपरेट हो जाना चाहिए 5 ईयर्स 10 ईयर्स के बाद, या इसमें कोई टूल है या ये एक डिपेंड करता है टू द फैमिली? अच्छा, अगर आप नॉर्मली या हमारा भी जनरल जो कल्चर जिस तरफ को जा रहा है, बहुत यंगर एज के अंदर लोगों ने अब काम करना स्टार्ट कर दिया है। ये जो हमारी एक रिलेशनशिप्स वाली बात है और ये अभी भी इसको हम टैबू समझते हैं और मतलब ठीक है कल्चरली रिलीजियसली इट्स नॉट मे बी अलाउड। सो नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग कि पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान में एक क्लैश है। अभी भी हमें शायद लगता था 20 साल पहले कि जब हमारे पेरेंट्स इस टाइम पे जाएंगे तो शायद वी माइट नॉट हैव दैट प्रॉब्लम, बट वी स्टिल डू। अभी भी हम नहीं चाहते कि राणा राजपूत के साथ और फलाना मुगल के साथ और फलाना जो भी सिचुएशन है, सेक्टेरियन डिफरेंसेस दिस एंड दैट, और लोग उसको होल्ड करके बैठे हुए हैं, बिल्कुल करके बैठे हुए हैं। और फॉर टू सर्टेन एक्सटेंट इट डजंट मेक सेंस, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम इन डिफरेंसेस से ग्रो करके हम इंसानियत को देखें, अच्छा इंसान ढूंढें, मॉरल वैल्यूज़ को देखें, बट देन देयर इज़ अ क्लास ऑफ पीपल या एक सर्टन कैटेगरी है जो कहती है कि नहीं ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारा फैमिली सेटअप ऐसा है। अब अगेन हम उनको भी डिनाई नहीं कर सकते। सो नाउ आई थिंक कि ये जो कॉम्प्लिकेटेड जो हमें मसला लगता है इट्स एक्चुअली प्रीटी सिंपल। एंड व्हाई आई से इट्स सिंपल, बिकॉज इफ़ यू टेकन अ डिसीजन फॉर योर सेल्फ एंड यूर एन अडल्ट, उसके बाद जाकर ये बात करना कि ओ माई फैमिली वुडंट एग्री और ओ आई हैव सर्टन लिमिटेशंस एंड दिस इज़ व्हाई आई कांट डू इट, देन यू शुड हैव बीन वाइज इनफ कि शायद आप स्टार्ट ना करते उस चीज़ को। मेरी एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हमें बहुत सारे यंग स्टूडेंट्स भी देख रहे होते हैं एंड दे आस्क मी, मुझे इनबॉक्स करते हैं सर हम क्या न्यूट्रिशनिस्ट बने या नहीं बने, अगर साइकोलॉजिस्ट हैं एंड दे लुक अप टू अस, तो मुझे ये बताओ मेरी कि साइकोलॉजिस्ट क्यों बनी, लाइक व्हाट वाज द रीज़न, बाय चॉइस या बस
सपोज हम कुछ स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं मिलता तो वो कहते हैं चलो ये वाली फील्ड अडॉप्ट कर लेते हैं, तो क्या वो जर्नी थी? Well, my reason was entirely personal. Okay, good. I did not think कि मेरा प्रोफेशनली इसमें क्या फ़ायदा होगा, और मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जब आप एक पर्सनल डिसीजन लेते हैं तो आप अगर उसके लिए पैशनेट हैं तो वो प्रोफेशनली वो चीज़ नज़र आना शुरू हो जाती है, क्योंकि योर रीज़न इज़ इंट्रिंसिक। आपने इंटरनली आप मोटिवेटेड हो टू डू समथिंग, टू लर्न अबाउट समथिंग। अगर ऐसा कोई रीज़न होता कि ओ मैंने फ़लानी क्लिनिक में जाकर बैठना है या फ़लाने रिहैब में जाकर मैंने जॉब लेनी है, तो I might not have been where I am today. So internally you were motivated, right? I was. Why? Because of one thing. Number one, psychology एक ऐसी चीज़ है जो कि it's applicable on every field possible. On human, You're a nutritionist, right? And you see that how, and I've heard you talking about how you focus on people's behavior. Yes. और फिर आप उनके साथ साथ आपको न्यूट्रिशन की नॉलेज दे रहे होते हैं, तो मतलब यू कांट टेक आउट माइंड अवे फ्रॉम द बॉडी। उन दोनों चीज़ों को साथ में निभा कर चलना है। Yes, ऐसे ही। ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर देख लें, टुडे मल्टीनेशनल से लेकर इवन नाउ आई एम ग्लैड कि जो आपकी जो लोकल कंपनीज हैं वो भी ये फोकस कर रहे हैं कि जी आप आ जाएं और हमें ट्रेनिंग दें कि हमारे एम्प्लॉयज़ को बताएं। एक्सेप्टेबिलिटी उन कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर भी बढ़ती जा रही है। आर यू हैप्पी विद योर फील्ड? Right, and I want to add one more thing here. Psychology जो हम जिस बात से हम इसको टैबू समझते हैं ना, वो ये है कि ओ दिस पर्सन इज क्रेजी, गो टू अ साइकोलॉजिस्ट। Yes, yes, true. कॉर्पोरेट सेक्टर, अगर मैं ये स्टूडेंट्स को भी समझाने के लिए एंड एवरीबडी हु इज़ वाचिंग, वो अगर हायर कर रहा है किसी साइकोलॉजिस्ट को, ट्रेनर को, थेरेपिस्ट को, वो इसलिए हायर कर रहा है क्योंकि हाउ डू वी स्टे डिसिप्लिन्ड, हाउ डू वी स्टे मोटिवेटेड, हम अपनी रूटीन को कैसे ठीक करें। आप अगर स्ट्रेस्ड हैं तो आपने उसको मैनेज कैसे करना है। स्ट्रेस इज़ गोइंग टू अफेक्ट योर प्रोडक्टिविटी, आप काम कैसे करते हैं, आप सोचते कैसे हैं, आप कितना पॉजिटिव लगते हैं। इफ़ नाउ टुडे आज हम इंटरव्यू कर रहे हैं कंडक्टिंग, एंड आई कम डाउन विद दिस लो मूड एंड आई डोंट हैव अ स्माइल ऑन माई फेस एंड आई लुक टायर्ड, probably you're going to be like, Mary, you know what, let's do it some other time. Yes. Because you're not feeling well. Mary, अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे मेंटल। जिस तरह फिजिकल हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट, इसी तरीके से व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ, क्योंकि हमारे लोगों को जहन में मेंटल हेल्थ का एक कॉन्सेप्ट भी बड़ा एक वेग सा है। तो ब्रेक से वापस आते हैं और फिर दोबारा मैरी से पूछेंगे कि मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट और मेंटल हेल्थ होती क्या है। वेलकम बैक टू द शो। और जैसे ब्रेक में थे तो हम बात कर रहे थे मेंटल हेल्थ के ऊपर, जिस तरीके से फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ इन तीनों के डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। फिज़िकल हेल्थ आपकी 3 चीज़ों पे बेस करती है। वन इज़ योर फिज़िकल एक्सरसाइज, फिज़िकल एक्टिविटी और एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी। नंबर 2 इज़ योर डाइट एंड नंबर 3 इज़ रेस्ट एंड रिकवरी। अगर ये 3 चीज़ें आपकी ठीक होंगी तो आप फिज़िकली एक्टिव होंगे। लेकिन मेंटल हेल्थ इज़ समथिंग डिफरेंट, और मेरी से पूछेंगे कि व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ और मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम्स कब आती हैं, क्यों हम जब लोगों को कहते हैं कि वो मेंटली डिस्टर्ब हैं, ताकि लोग अंडरस्टैंड करें कि यार हम मेंटली वीक हैं, हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सो मेरी व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ, नंबर 1 आई वांट कि आप थोड़ा सा उसको समझा दें, और लोग कब डिस्टर्ब होते हैं, कब उनको हेल्प चाहिए होती है, कब उनको अपीयर होना चाहिए आपके पास के। अच्छा, मेंटल हेल्थ अगर मैं टेक्निकल टर्म्स थोड़ी सी ना अगर यूज़ करूँ तो ईजियर वर्ड्स में, अगर आप अपनी लाइफ से डिसइंटरेस्टेड हो रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी एक्टिविटी जो आप पहले आपको करना पसंद थी अब आप नहीं उतना दिल चाह रहा, आप उतने फ्रेश फील नहीं कर रहे हैं, you're losing energy, fatigue आपको फील हो रहा है बहुत ज़्यादा, आपके रिलेशनशिप आपको ऑटोमेटिकली पता चलना शुरू हो जाएगा कि जब कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। मेरी सॉरी मैं बात कर रहा हूँ, लोगों को नहीं पता चल रहा होता, क्योंकि जब वो आते हैं तो उनको ये लगता है कि हम डिप्रेशन में हैं या हम मेंटली, लेकिन किस एरिया में हम डिस्टर्ब हैं। जिस तरह आपने 2 एरियाज़ बताएं, रिलेशनशिप एंड अगर आप इंटरेस्ट लूज हो रहा है, ओके आप कैरी करें। अच्छा, अगर आप फटीग्ड फील कर रहे हैं, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के ऊपर भी होता है। हो सकता है इन द बिगिनिंग आपकी बॉडी आपको सिग्नल दे रही है कि आपको माइग्रेन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया है। आप अगर फॉर एग्जांपल इफ़ यू गो टू द जिम, वर्कआउट करते हैं, रनिंग करते हैं, कुछ करते हैं, यू फील कि सडनली आप में एनर्जी नहीं है करने की। रिलेशनशिप्स के अंदर कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा इंक्रीज़ अगर हो जाता है, ये कुछ माइनर इंडिकेशंस हैं, या आपकी बॉडी आपको किसी ना किसी तरीके से इंडिकेट करी थी। आपने कहा कि बस बजा रही है वो, या आपने कहा कि अक्सर लोगों को पता नहीं चल रहा होता।
द अदर साइड टू इट इज़ दिस कि लोगों को शायद लग सकता है कि आप सडनली एरोगेंट हो गए हैं, आप प्लान्स कैंसिल कर रहे हैं, आप लोगों से मिलना नहीं चाहते, आप आइसोलेट हो गए हैं, एंड दे डोंट अंडरस्टैंड वाई यू वुड बी secluding yourself. आप अपने आप को अलग थलग क्यों रख रहे हैं? वाई डू यू नॉट वॉन्ट टू टॉक? या फिर अगेन it depends from person to person. So there are people who would become extremely introvert, and then there are people who would become overly extrovert. Okay. Why? Because they would want to find relief somewhere. कि ये चीज़ नहीं तो शायद ये चीज़ खुश कर देगी. And this is obviously again jumping on to another topic, but you know how commonly our young lot, they would end up taking drugs, use of alcohol, partying बहुत ज़्यादा partying not for the sake of meeting friends and having fun. I guess this coping mechanism कि उनका कई एरिया में कोई लाइफ का एक एरिया है जो मिसिंग है, लेकिन उसको वो कोप अप कर रहे हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ के दौरान. वो हर एक का कोपिंग मैकेनिज्म डिफरेंट हो सकता है. बिल्कुल. एंड जस्ट टू ऐड ऑन टू व्हाट यू आर सेइंग, जब इंसान को अनकॉन्शियसली ये पता होता है ना कि मैं अपनी कोई चीज़ इमोशनली कंट्रोल नहीं कर सकता, तो वो अपनी फिजिकल चेंजेस करना स्टार्ट कर देता है या अपनी इन्वायरमेंट को चेंज करना शुरू कर देता है. फॉर एग्जाम्पल, हैड अ सेटबैक, जाकर बाल कटवा दिए. किसी शॉपिंग ज़्यादा करना शुरू कर, शॉपिंग ज़्यादा, टैटू कल्चर आजकल ज़्यादा हो गया. कुछ प्रॉब्लम हुआ, क्या रिफ्लेक्ट करते हैं? मैं ये रिफ्लेक्ट ये करता है कि जब मुझे पता है कि माई लाइफ, और ये आप कॉन्शियसली नहीं कर रहे होते, ये सबको नहीं पता होता कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, बस कहते हैं दिल चाह रहा है. दिल चाह रहा है, उसको नाम दिल का दिया जाता है, दिल का दिया जा रहा होता है, लेकिन वो सब कॉन्शियस या अनकॉन्शियस आपका चाह रहा होता है, राइट? जी. यू आर अनकॉन्शियसली आपका होता ये है कि बिकॉज यू आर अनएबल टू कंट्रोल सर्टन एरियाज ऑफ योर लाइफ. मेरा रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा, माई जॉब इज़ नॉट ओके, माई पेरेंट्स आर नॉट अंडरस्टैंडिंग मी, मेरे सिबलिंग्स के साथ बहुत टॉक्सिसिटी हो गई है, रोज़ लड़ाई हो रही है, तुमने ये क्यों कर दिया, तुमने ये क्यों कह दिया, वगैरह वगैरह. तो वो अब चीज़ें क्योंकि मेरे से कंट्रोल नहीं हो रही है, मैनेज नहीं हो रही हैं. अच्छा, कुछ तो कंट्रोल हो सकता है, मेरे बाल तो मेरे बस में है, जाके कटवा दो. ठीक है. सो दिस इज़ वन वे ऑफ एक्सप्लेनिंग इट, वन वे ऑफ एक्सप्लेनिंग इट कि आप अपने आप को क्योंकि कंट्रोल कर सकते हो टू वट एवर एक्सटेंट. सो यू जस्ट वांट टू डू दैट बिकॉज आप कंट्रोल नहीं कर सकते बाकी ये तो जो 70% लोग हैं, ये वही लोग हैं जो ईटिंग डिसऑर्डर्स के अंदर जाते हैं, राइट? ओके. जितने भी ईटिंग डिसऑर्डर के अंदर मेरे पास पेशेंट्स भी आते हैं, उनको नहीं पता होता हमें क्या प्रॉब्लम है. लाइक आप एज ए प्रोफेशनल हमें समझ आ रही होती है कि देयर इज़ समथिंग. अगर एक क्लाइंट और पेशेंट अपने उसका बिहेवियर बहुत एबनॉर्मल है, वो ऐसे रेंडमली जाके शॉपिंग पे शॉपिंग किए जा रहा है, बाल कटवा रहा है, टैटू बनवा रहा है, और वियर्ड टाइप की उसके बिहेवियर्स हो चुके हुए हैं, वो एक्सरसाइज एक्सट्रीम कर रहा है, वो डाइट एक्सट्रीम कर रहा है. सो ये सारे इंडिकेटर्स हैं कि वो ईटिंग डिसऑर्डर की तरफ भी जा रहे हैं. सो आपके पास जब ईटिंग डिसऑर्डर के केसेस आते हैं तो उनको आप कैसे ट्रीट करती हैं स्पेशली? अच्छा, 2-3 डिफरेंट, अगर मेजरली एक बिंज ईटिंग बहुत ज़्यादा खाना, बिल्कुल. हाँ, हर थोड़ी देर बाद भूख लग जाना, ये भी इमोशनल ईटिंग की निशानी है. ऑफ कोर्स. हैविंग अ मेजर स्वीट टूथ, मीठा बहुत ज़्यादा यूज़ करना क्योंकि दैट्स गिविंग यू प्लेजर. अपने आप को, अच्छा, बुलीमिया और एनोरेक्सिया तो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है. बुलीमिया इज़ व्हेन यू वांट टू जस्ट लूज वेट, तो आप उसके लिए अपने आप को वॉमिट करवा रहे हैं. एनोरेक्सिया इज़ कि यू डोंट वांट टू ईट एनीथिंग. देयर हैव बीन केसेस, आपने डॉक्यूमेंट्रीज और आपके पास केसेस भी होंगे कि देयर विल बी पीपल जो कि कहेंगे कि मैं खा नहीं सकता, तो आई जस्ट स्मेल इट एंड नॉट ईट. एंड ये हमें बहुत एबनॉर्मल चीज़ें लग रही होती हैं और हम उनको बहुत जज करते हैं लोग, जनरली मेक फन ऑफ देम. बॉडी शेमिंग बहुत ज़्यादा होती है. हमें लगता है कि मैंने एक स्टडी पढ़ा था कि हम जो प्रोफेशनल्स हैं, जितने भी हेल्थ प्रोफेशनल, इंक्लूडिंग फिटनेस ट्रेनर्स, इंक्लूडिंग न्यूट्रिशनिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स, हम अपने पेशेंट के जो ईटिंग पैटर्न्स हैं और ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं उनको ट्रिगर कर रहे होते हैं. वाई? क्योंकि हमारे पास प्रोफेशनल के पास जब पेशेंट्स आते हैं, और ये बहुत ज़्यादा गायनाकोलॉजिस्ट के पास भी जब पेशेंट जाती हैं तो वो कहती हैं यार पहले जाके अपना वज़न कम करके, अगर वज़न कम नहीं करोगी तो मेरे पास नहीं आना. अगेन दिस इज़ अ वेरी एबनॉर्मल बिहेवियर जो कि एक डॉक्टर की साइड से, और ऐसे लोग बेचारे फिर रोते हैं कि यार हम डॉक्टर हमें अलाउ ही नहीं कर रहा कि यार पीपल दे गेन वेट विद सो मैनी रीजन, लाइक यू नो इट. लेकिन उनके साथ इस तरह ईटिंग डिसऑर्डर का अगर पेशेंट है, उनके ईटिंग डिसऑर्डर में जो प्रॉब्लम इज़ द प्रॉब्लम, ठीक है, उसके रिलेशनशिप इशू हो सकते हैं, उसके लाइफ के मल्टीपल इश्यूज चल रहे होते हैं. जब तक वो ठीक नहीं होगी वो पेशेंट ठीक नहीं होगा. सो व्हाट डू यू थिंक एज ए प्रोफेशनल हमें
कितनी एम्पथाइज और कंपैशन की ज़रूरत है टुवर्ड्स पेशेंट्स जो कि हम गलत कर रहे होते हैं और उन बिहेवियर्स को ट्रिगर कर रहे होते हैं। राइट, 100% एम्पैथी की ज़रूरत है, क्योंकि अगर एक डॉक्टर इस लिहाज से ट्रेंड नहीं है कि वो अपने पेशेंट को या क्लाइंट को ये बताए कि ओके यू पुट ऑन वेट, क्या लगता है आपको, व्हाट्स योर रूटीन लाइक, हाउ डू यू ईट, फिज़िकल एक्टिविटी कितनी ज़्यादा है, ये चीज़ें आप उनके साथ कम्युनिकेट करें। आप अगर उनको एक प्रोफेशनल को दूसरे प्रोफेशनल्स के साथ भी वेल कनेक्टेड होना पड़ेगा। इफ आई नो, लोग तो रेफर आउट ही नहीं करते। यही बात मैं कहने लगी थी कि इफ आई नो दैट समबडी इज कमिंग टू मी एंड आई नो कि अगर वो मुदस्सिर के पास जाते हैं और उनको एक अच्छा बेहतर डाइट प्लान भी मिल जाएगा, मुदस्सिर उनको बकअप भी कर देगा, जिम भी शायद लेकर जाएगा वगैरह वगैरह, तो अब ऑल ऑफ दीज थिंग्स आई नीड टू बी नोइंग पीपल अराउंड मी ऑल्सो। वो कहते हैं ना, वन मैन शो नहीं आप कर सकते हैं। लेकिन पेशेंट जो हैं, हमारे इतने क्लाइंट्स हैं, वो समझते हैं कि आप ही हमें सब मसले का हल बताएंगे। ये भी एक प्रॉब्लम है, ये भी एक प्रॉब्लम है। एंड आई वांट कि यार सब लोग ये समझें कि जो हर कोई प्रोफेशनल उसकी डोमेन है, उसकी डोमेन अगर आपने एक न्यूट्रिशनिस्ट के पास विजिट किया है तो आपको सब मसलों के हल यहाँ से नहीं मिल रहे। वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, वो अपने बहुत सारे CBT थेरेपी के लिए या काउंसलिंग के लिए भी मेरे पास भेज देती हैं कि मुझे सर आप ये पेशेंट है, ये ईटिंग डिसऑर्डर का है, आपने इसको हैंडल करना है। तो इट्स ओके, ये जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनको भी ये मैसेज है कि अपना नेटवर्क बिल्ड करें। आई वॉन्ट यू टू ऐड मोर पीपल प्रोफेशनल इन योर फील्ड, ताकि उसको रेफर आउट करें और वो लोग आपको भी लेकिन हमारे यहाँ एक प्रोफेशनल जेलसी भी होती है। अब कभी फेस किया है कि लोग अगर कोई प्रोफेशनल्स आए तो वो आपको रेफ़र क्यों करें, या स्टूडेंट्स आते हैं वो कहते हैं सर हम क्यों रेफ़र आउट करें, मतलब हम अपने पेशेंट को लगता है किसी और को दे दें, तो इज़ इट लाइक फाइन? देखें वही बात कि पहली बात, अगर आपकी एक स्पेशलाइजेशन है, चाहे वो न्यूट्रिशन है, चाहे वो एंड मे बी यू कुड बी समबडी हुज अ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट हुज बेस्ट एट इट, ठीक है। कोई ऐसा बंदा होगा जो ईटिंग डिसऑर्डर्स के लिए सबसे अच्छा होगा, कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जो मे बी टीनेज हेल्थ को बेस्ट देखते हैं। आपकी स्पेशलाइजेशन के लिहाज से अगर आपको ये लगता है कि यू विल, अगर आप किसी को रेफर करते हैं तो आपका क्लाइंट हाथ से चलेगा, मैं क्यों किसी और को पैसे लेने दूँ, मेरे पास आना चाहिए, सारा माइंडसेट है, मेरे पास सब कुछ आना चाहिए। तो आप ये भी देखें कि इवेंचुअली जब इस बंदे का काम नहीं होगा, ये आपको बैड माउथ भी करेगा और उसके अलावा ये किसी तीसरे को रेकमेंड भी नहीं करेगा आपके पास आने के लिए। तो अगर आप अपना जॉब जो बेस्ट जानते हैं वो आप अगर करें तो वो आपको वर्ड ऑफ माउथ आपके लिए भी बेहतर होगा, और उसके अलावा आपके पास हो सकता है उसकी वो अगर चला गया है तो हो सकता है उसको जब पता है कि ओ यू आर अ स्पेशलिस्ट इन दिस पर्टिकुलर थिंग, वो आपकी तरफ 6 लोग और रेफर कर दे। ये तो आपका एक अच्छा थॉट एज ए प्रोफेशनल, लेकिन क्योंकि आप देख रहे हो कि एक क्लाइंट या पेशेंट की रिकवरी या ट्रीटमेंट होना चाहिए, आपको अपनी बिजनेस साइड नहीं सिर्फ इम्पोर्टेंस देनी। अगर आप किसी के रेफर आउट कर रहे हो तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाँ यार चलो एक पेशेंट का फ़ायदा हो रहा है, राइट। मेरी एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि रिलेशनशिप्स, ठीक है, व्हाट बिटवीन कपल्स, ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ एक दोनों पार्टनर, क्या उसमें मैंने एक सवाल पूछे, बहुत सारे यंग जो स्टूडेंट पूछते हैं सर शादी में लव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, तो मैं ये मेरी पर्सनल सजेशन है, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि लव इज़ ए इमोशनल स्टेट, ठीक है, और इमोशंस जो होते हैं ना वो हमेशा टेम्परेरी होते हैं, राइट। एंगर, लव, हैप्पीनेस, ये सारे टेम्परेरी इश्यूज हैं। बट जो यंग जनरेशन है वो क्या करती है, वो समझती है कि किसी से प्यार होगा तो शादी करेंगे, राइट? इज़ इट ट्रू? ऐसा होना चाहिए या प्यार को ही देखना चाहिए? अच्छा, अब हम ना प्यार का मिथ बस्टर करने लगे हैं, ठीक है। डोपामीन एक हार्मोन होता है, yes, हमारे जो ब्रेन के अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट एक प्ले करता है। डोपामीन एक ऐसा हार्मोन है, जब आपको प्लेजर फील होता है किसी चीज़ से तो डोपामीन हाई हो जाएगा, और लैक ऑफ डोपामीन की वजह से आप लो ग्लूमी इस तरह से फील कर सकते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू रिसर्च, लव इज़ एक्चुअली कंपेयर्ड विद एडिक्शन ऑफ कोकेन। ओके। एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, नंबर 1, एंड दैट शोज़ कि कैसे जब आपको एक ड्रग दिया जाता है यू सडनली फील हाई, वो बटरफ्लाइज इन द स्टमक एंड देन यू नो वो एंजाइटी। अच्छा, अब एक देखें ना कि बिकॉज ऑफ द फीलिंग दैट यू हैव विद द फिजियोलॉजिकल चेंज, आप उसके साथ आप अपना इमोशन अटैच करते हैं। इसको हम कहते हैं 2 फैक्टर थियोरी ऑफ इमोशन। व्हाट वी डू इज़ कि फॉर एग्जाम्पल अभी अगर आप रेस्टलेस सा फील करें और आपको पसीना आ रहा है, आप रेस्टलेस हो रहे हैं, तो यूल प्रॉब्ली थिंक दैट मे बी आई एम गेटिंग नर्वस। इन अनदर सिचुएशन मे बी व्हेन यू आर विद योर वाइफ फॉर एग्जाम्पल, or maybe you just see somebody who's very attractive, so अगर तब आपको ऐसे हो तो maybe you'll be like, oh maybe I'm just excited. Yes. So because of the
फीलिंग और जो थॉट जो आपने अपने फिजियोलॉजी के साथ अटैच किया, उसकी वजह से आप उस इमोशन का नाम जो है वो बदल देते हैं। ओके। अब ये जो टॉपिक है रिलेशनशिप्स वाला, लव वाला, और हमारे यंगस्टर्स के लिए जो कि समझते हैं कि यही है, नहीं तो कुछ नहीं है, मर गए, मारे गए, लुटे गए, बेचारे उस टाइम इमोशनली हाईजैक हुए होते हैं। एग्जैक्टली। एंड एज सून एज दैट इमोशन कम्स डाउन, जब रियलिटी चेक्स दुनिया के नज़र आना शुरू हो जाते हैं कि ओ मे बी इसमें ये रेड फ्लैग था, मैंने पहले नहीं देखा, अब ये मैं सफ़र कर रही हूँ, तो गेट इन टू दैट टॉक्सिसिटी। दैन कॉन्स्टेंटली बात कर रहे हैं एक दूसरे से, हर वक्त एक दूसरे पे चेकअप रख रहे हैं। According to my personal experience of the number of clients that I've dealt with, the number one consequence of this kind of a relationship is cheating. जब आपको लगता है कि जी बस मैं और ये और बस यही है, लेकिन जब वो इतनी ज़्यादा ग्लू कर लेते हैं आप अपने आप को, और आजकल जो हमारा कल्चर है, माई फ्रेंड्स आर योर फ्रेंड्स, योर फ्रेंड्स आर माई फ्रेंड्स, सोशल मीडिया पे सब कनेक्टेड हैं, एक दफ़ा किसी मिले फ़ौरन से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया हमने, लाइक आई नो व्हाट यू आर गोइंग इन लाइफ, आपकी स्टोरीज में देख रही हूँ, प्राइवेसी कुछ भी नहीं है, सब ट्रांसपेरेंट हो गया। अब इस किस्म के रिलेशनशिप में से जब आपने निकलना होता है, एक तो नंबर वन, दैट इज़ अ बिग इशू, दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम, हाउ डू आई गेट आउट ऑफ इट। मेरा तो सब कुछ इसके साथ ही है, रोज़ सुबह से लेकर शाम तक आप हैंग आउट कर रहे हैं। फ्रीडम इज़ ग्रेट बट नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ योर पीस। मैरी, मैं थोड़ा सा कट करूँगा हमारा, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम एंड हुआ चाहता है, और मैं लास्ट पे थोड़ी सी जो इसको एंड नोट पे ये बताऊँगा कि येस लव इज़ देयर, इट शुड बी देयर, लेकिन लव जो है ना वो एक अगेन इमोशनल स्टेट है और ये टेम्परेरी स्टेट है। कोशिश करें व्हेन एवर यू मेक द डिसीजन ऑफ गेटिंग मैरिज, शादी करनी जब भी हो, तो जितने भी यंग कपल्स हैं जो कोई शादी का सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, इन प्रोसेस में हैं, इंगेज्ड हैं, या मतलब इनकी शादी होने वाली, तो कोशिश ये कर रहे हैं कि बी प्रैक्टिकल, रियलिटी में रहे, फैंटेसीज़ के अंदर ना रहें, इमोशनल स्टेट के अंदर कभी भी शादी का डिसीजन कभी मत लें। इसको मोस्ट प्रैक्टिकल हो के, रियलिस्टिक हो के वो वाली अप्रोच यूज़ करें जो कि लॉन्ग टर्म हो, बजाय कि आपने शॉर्ट टर्म हाईजैक हुए और उसके बाद जब शादी होती है, लड़के और लड़की दोनों की इमोशनल स्टेट जब नीचे होती हैं तो उन एक दूसरे की खामियां नज़र आ रही होती हैं। वो पहले भी होती हैं खामियां, लेकिन वो इमोशनल स्टेट की वजह से हाईजैक हुई होती हैं। तो इस थैंक यू सो मच मैरी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया और बहुत अच्छी सी बातें की हैं, एंड डेफिनेटली हम नेक्स्ट शो के अंदर दोबारा आपको इनवाइट करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।